जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वो सरेंडर जो हुआ था वो इंग्लैंड की आर्मी के सामने हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त 1945 को जापान के सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया है, वो हमारा विश्व विजय का दिवस है, इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करेंगे। और इस बात को पंडित नेहरू जानते थे, सरदार पटेल भी जानते थे, बहुत लोग जानते थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे आजादी लेना इस देश के ज्योतिष शास्त्र के सारे कानूनों के खिलाफ है। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आप आजादी लेोगे और 1-2 साल के बाद यह देश टूट जाएगा, और वो टूटा, पाकिस्तान अलग हुआ, वही हुआ। और आगे भी उन्होंने यही अभिशाप दिया कि यह देश आगे भी खंड खंड टूट सकता है, और उसकी तैयारी चल रही है। कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, आसाम अलग हो जाए, नागालैंड अलग हो जाए, त्रिपुरा अलग हो जाए, झारखंड अलग हो जाए, ये सारे आंदोलन इस देश में चल रहे हैं। और सभी आंदोलनों को अमेरिका और यूरोप से भरपूर हथियार मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस देश में करोड़ों करोड़ों रुपए का फॉरेन फंड आता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की AK-47 राइफल आती है वाया पाकिस्तान या वाया चीन के बॉर्डर से, ये तिब्बत के इलाके में हमारे देश में घुसाई जाती है। और उन्हीं हथियारों से लेकर इसी देश के कुछ नौजवान जिनको बरगलाया गया है, वो इस देश को खंड खंड बांटने का आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम है नागालैंड हिंदुस्तान से अलग होना चाहता। आप नागालैंड में जाइए, वो इस देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने घोषित किया है कि हमारी राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कहीं नहीं, ये नागालैंड में चलता है। और नागालैंड में मैं गया पिछले साल, तो पिछले साल जब मैं दीमापुर जा रहा था, कोहिमा से दीमापुर, तो रास्ते में मुझको रोक दिया, और रोकने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि आपके पास वीजा है। तो मेरे अंदर से पहले कपकपी सी छूटी, मैंने कहा वीजा मांग रहे हो? मेरे ही अपने देश के एक गांव में जाने के लिए वीजा? के हाँ, आपको वो सारे परिपत्र चाहिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो बॉर्डर पे दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा कि आप हिंदुस्तान से आया। मैंने कहा आप हिंदुस्तान का नहीं है? कि हम हिंदुस्तान का नहीं है, हम हिंदुस्तान से अलग होना मांगता। ये बात नागालैंड में घुसी हुई है। और आप नागालैंड जाइए, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितने बड़े लेवल पे पैसा बांट बांट कर वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा के, सिर्फ धर्म ही परिवर्तन नहीं कराया, उनको हिंदुस्तान से अलग करना है, यहां तक मानसिकता बना दी। और कल को आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अलग नागालैंड की मांग करने वाले कुछ लोग वहां खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के ऐसे दसियों प्रदेश हैं जिनको अलग अलग हिंदुस्तान से बांटना है, और इसकी पूरी प्लानिंग अमेरिका में CIA के लोग बैठकर बनाते हैं। क्योंकि बिल क्लिंटन इस बात को कह चुके हैं, उनके पहले रोनाल्ड रीगन भी कह चुके थे कि हिंदुस्तान और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 है। सोवियत संघ को तो हमने तोड़ दिया जैसे तोड़ना था। अब तोड़ने के लिए 2 ही देश हमारे सामने हैं, या तो चीन है या भारतवर्ष। तो भारतवर्ष को तोड़ना है, उसके तरीके वो जानते हैं, चीन को कैसे तोड़ना है उसके तरीके वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभिशाप आज का नहीं है, ये 1947 का। इसलिए मैं कहता हूं आजादी झूठी, इस आजादी का कोई मतलब नहीं। और ये एक और आखिरी बात कि इस देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बांझ है, वैश्या है। वो आदमी अहिंसा की बात करने वाला, कटु शब्द भी उसके मुंह से ना निकले ऐसा व्यक्ति था, गाली तो कभी उसके मुंह से निकलती नहीं थी। उस आदमी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बांझ और वैश्या कहा, और इसलिए उस आदमी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया इन कांग्रेसियों, क्योंकि वो उनके रास्ते में आड़े आने लगा था। और वो कहता था कि ये कांग्रेसी ऐसे ही इस देश को लूटेंगे जैसा ब्रिटिशर्स इस देश को लूटते रहे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश के लिए है नहीं, और अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस देश पर लादा है वो सिस्टम। आज हम देख रहे हैं कि वो लूट कितनी बढ़ गई है। आपको याद है, ये कांग्रेसी सरकारों ने पार्लियामेंट में जाने के बाद सबसे पहले प्रिवी पर्स की बात की थी। इस देश में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उन राजे रजवाड़ों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था हर महीने, किसी को 6 महीने पे, किसी को साल भर में। तो ये सारे के सारे एमपीज, उस जमाने के कांग्रेस के एमपीज हल्ला करते थे पार्लियामेंट में कि राजे रजवाड़ों के शासन तो खत्म हो गए, तो ये फिर प्रिवी पर्स क्यों मिलता है इनको? तो एक झटके में इन सब ने प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। आज वही एमपीज क्या कहते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा टीए बढ़ाओ, हमारा डीए बढ़ाओ, हमारा HRA बढ़ाओ, हमारे अलाउंसेस बढ़ाओ, और पेट नहीं भरता, कितना खाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक एक एमपी की तनख्वाह पर इस देश में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए खर्च होता, आपकी जेब से, मेरी जेब से।
और एक एक व्यक्ति से ये जो 2.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है इस देश के एक एक राजे रजवाड़े को पालने के लिए, आप शायद गालियां देते होंगे उस जमाने के राजे रजवाड़ों को, ये आज के जमाने के राजे रजवाड़े बैठे हैं जिनके बाप जो है एमपी थे, उनका बेटा भी एमपी है और नाती भी एमपी बने, इसकी कोशिश करते हैं, चाहे उसमें दम हो या ना हो। माने राजे रजवाड़ों के खानदान में ऐसा चलता था कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा। अब क्या हो गया, बाप एमपी है तो बेटा भी एमपी बनेगा, चाहे बेटे में कोई गुण हो या ना हो। यह कोशिश हर एक बड़ा नेता करता है, अपने बेटा बेटी को जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसाने की कोशिश करता है। तो एक एक एमपी के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च होता हमारी जेब से। ये आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, और उस पर ये तागड़ धिन्ना करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं, विदेश प्रवास पर जाते हैं, और कई कई एमपी तो ये है कि सरकार के खर्चे से अपने दिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे, सरकार के खजानों से पैसा निकलना चाहिए और वो पैसा उनके ऊपर खर्च होता। और कैसे कैसे बहाने बनाकर एमपीज को ले जाने के लिए, अभी एक डेलीगेशन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सैकड़ों करोड़ रुपए खून पसीने की कमाई का बर्बाद कर दिया। क्या करने गए थे? दूसरे देश के पार्लियामेंट का अध्ययन करने गए थे। क्या अध्ययन करके आए? कुछ अध्ययन वध्ययन नहीं करके आए, घर के लिए कुछ खरीदारी कर लाए, बीवी के लिए साड़ियां ले आए, लिपस्टिक ले आए, नेल पॉलिश ले आए, पाउडर ले आए, और बातें करते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे लिए है नहीं। और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसमें एमपीज के साथ अगर हिंदुस्तान की सभी असेंबलीज के एमएलए की तनख्वाह अगर आप जोड़ दें तो ये 2.5 लाख रुपया जानते हैं कितना बैठता? 5.5 लाख रुपया। और ये 5.5 लाख रुपए में अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की चलने वाली एक एक मिनट की कार्यवाही को जोड़ दें तो ये रुपया 10 लाख के आसपास बैठता है। प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपया खर्च होता है इस देश की बांझ और वैश्या पार्लियामेंट को चलाने के लिए। ये है इस देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। और वहां बैठ के होता क्या है? कुछ नहीं होता है सिवाय एक काम के, जब मन में आया वॉकआउट करो, जब मन में आया हल्ला मचा दो। और आप अगर देखो, अब तो 0 आवर की कार्यवाही का 1 घंटे प्रसारण होता है। आपको लगता है कि यह पार्लियामेंट हिंदुस्तान के किसी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों की क्लास से ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तू मैं करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं? उससे ज्यादा बेहतर आपको लगता है पार्लियामेंट का स्टेटस है? जिस तरह से झगड़े होते हैं, जिस तरह से तू मैं होती है, और जिस तरह से एक दूसरे की धोती उतारने का काम करते हैं वहां पार्लियामेंट में, आप सोच सकते हैं ये इस देश के एमपीज हैं। और आप वहां की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक दिन ये हो गया कि माइक उठा के पटक के दूसरों के सिर पे मारा। इन लोगों ने ये किया, पेपर वेट उठा के मारा, पटक के सिर फट गए लोगों। ये मेरे यहां हुआ उत्तर प्रदेश में। और बिहार की असेंबली में तो रोज यही दृश्य रहता, कब पेपर वेट उठा के दूसरा जो है दूसरे के खोपड़े पर मार देगा, कुछ पता नहीं। माने हम जो है लाखों रुपया, 10 लाख रुपया खर्च करते हैं एक एक एमपीज पर, और इस पार्लियामेंट की एक एक मिनट की प्रोसीडिंग्स पर। वो पार्लियामेंट हमको देता क्या? वो पार्लियामेंट सिवाय एक काम करने के कुछ नहीं कर रहा, देश बेचो और देश बेचो। इंडिया इज ऑन सेल। हिंदुस्तान की आजादी के 50वें सालगिरह पर हमने हिंदुस्तान को बेचने के लिए खोल दिया। ऐसे इस देश की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, आजादी। और ये समझौते पता है कैसे होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा टेलीविजन पे, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते, वो एक फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, वो दूसरी फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, देश बिकने का समझौता हो जाता। फाइल में अंदर क्या लिखा हुआ है कभी खोलकर आपको नहीं दिखाया जाता, और बराबर मुस्कुराते हुए ये काम होता है। माने देश बेचेंगे तो मुस्कुराते हुए सारे काम होते, ये सारा चलता है। और इस देश में हम लोग जो है बेवकूफों की तरह से इस देश के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं। अंग्रेजों ने ये पार्लियामेंट अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, वही पार्लियामेंट इस देश में चलता है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो कानून बनाए थे वो कानून चलते हैं। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो संविधान दे दिया वो संविधान चलता है। और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो अर्थव्यवस्था बनाई वही अर्थव्यवस्था चलती है। और हम सबको जानते हैं क्या कहा जाता है, देश का विकास हो रहा है। इतना बड़ा भ्रम कभी हुआ नहीं इस देश को, विकास हो रहा है। इस विकास के पैमाने क्या हैं जरा देखिए। विकास का माने क्या? 1947 में जब आजाद हुए तो इस देश के ऊपर एक नए पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था। और अब कितना विकास हो गया है?
अब विकास हो गया है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा 8,500 रुपए का कर्जदार हो गया। यह विकास हो गया इस देश में। पहले एक नए पैसे का कर्जा नहीं था, 200 साल अंग्रेजों ने लूटा तो भी हमारे ऊपर एक नए पैसे का कर्जा नहीं था, और अब 50 साल की आजादी के बाद इस देश के बच्चे बच्चे को हमने कर्जदार बना दिया। यह विकास हुआ। विकास की दूसरी परिभाषा मैं आपको देता हूं, कितना विकास हुआ। हिंदुस्तान जब 1947-48 में आजाद हुआ तो सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता था, जितना माल बिकता था, जितना ट्रेड चलता था, उस ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा 2% था, 2% था। और आज 1997 में सारी दुनिया के ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा घटकर 0.4% रह गया। इतना विकास हुआ। विकास कितना हुआ है। 1947-1948 में इस देश का विदेशी व्यापार का घाटा, माने आयात निर्यात का घाटा, आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है, उसकी वजह से घाटा आता है व्यापार में। तो 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आयात निर्यात का घाटा 2 करोड़ रुपए था। आज 1997 में आयात निर्यात का घाटा 15,000 करोड़ हो गया है। ये है विकास इस देश का। और मैं विकास की परिभाषा दूं आपको। 1947-48 में 4 आने सेर का गेहूं मिलता था, आज 18 रुपए किलो का गेहूं हो गया। यह विकास है इस देश में। 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 6 आने का 1 सेर दूध मिलता था, गाय का शुद्ध, और अब 20 रुपए किलो का पाउडर का दूध पीजिए और आपका ये आपका विकास हो गया। 1947-48 में इस देश में 3 पैसे की 1 सेर भाजी मिलती थी, सब्जी मिलती थी। आज 20 रुपए की 1 पाव भाजी मिल जाए तो अपने आप को बात भाग्यशाली समझिए। यह विकास हो गया इस देश में। 1947-48 में आपके पुरखों ने, जो दादा दादाजी यहां बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे मैं शायद जानना चाहूंगा कि हापुस आम आपको खाने को ही नहीं बांटने को मिलता होगा, और अब 1997 में आके आम तो गया बहुत दूर, मैंगो फ्रूटी मिलती है 160 रुपए किलो की। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। इस देश में इफरात मात्रा में पानी था और इफरात मात्रा में इस देश की नदियां भरी रहती थी। आज इस देश में जमीन खो दी है तो 500 फीट और 600 फीट पे पानी नहीं मिलता। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। और धीरे धीरे हालत क्या हो गई है कि पहले दरिया देखते थे, महासागर देखते थे, तालाब देखते थे, पानी की अथाह जलराशि थी। आज कहीं कहीं फुब्बारा चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। 12 रुपए की पानी की बोतल मिलती है पीने के लिए। भारतीय संस्कृति में पानी कभी बेचने की चीज नहीं रहा। दूध और पानी इस देश में कभी बेचे नहीं जाते थे, जमीन भी कभी बेची नहीं जाती थी। उस देश में दूध बिकता है वो तो छोड़ दीजिए, पानी बिकता है 12 रुपए लीटर का, और हम बोतल लगा के घटाघट पीते, कहते विकास हो गया। हवा भी बिकने वाली है राजीव भाई, हवा भी बिकेगी। और हवा भी बिकेगी अब, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के मास्क अब बंबई में आएंगे। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, यहां स्थिति जापान जैसी होने जा रही है कि जगह जगह भारत सरकार को टेलीफोन बूथ की तरह से ऑक्सीजन बूथ बनाने पड़ेंगे। तो आप 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके आप जो है अपने घर पहुंचे। ये आपका विकास हुआ। माने ये अजीब और गरीब परिभाषा है इस देश में विकास की। और इस विकास का मापदंड क्या है, यही मेरे समझ में नहीं आता। इस देश के विकास में जानते हैं क्या होता? पानी इस देश में पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिकता, और हम कहते हैं देश का विकास। और उसका हिसाब लगा लीजिए, पेप्सी कोला, कोका कोला 8 रुपए की बोतल बिकती है, 300 मिलीलीटर पानी है। उस पानी में कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ। दुनिया का सारा विज्ञान हमको यह सिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालना चाहिए। हम पानी में मिलाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते और कहते हैं साहब हमारी तो तरक्की हो गई, हमारा तो विकास हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे। विज्ञान कहता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो। पेप्सी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते हैं और पैसा कितना देते हैं? 8 रुपए का 300 मिलीलीटर, माने 27 या 28 रुपए का 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर माने 1 किलो। 1 किलो पानी है 28 रुपए का, और 1 किलो पेट्रोल है 25 रुपए का। यह विकास है। बाजार में जाइए, 5 रुपए 6 रुपए लीटर का दूध खरीदती है, और इन दोनों कंपनियों के 14 कारखाने हैं पूरे देश में। एक कारखाने में एक दिन में 30,000 लीटर दूध बर्बाद करते हैं ये दोनों कंपनी, और करोड़ों लीटर दूध बर्बाद करती हैं ये दोनों कंपनी। जिस दूध को 5-6 रुपए लीटर में खरीदती हैं गांव के किसान से, उसी दूध का चॉकलेट बनाती हैं तो बिकता है 180 रुपए किलो। चॉकलेट कैडबरीज का
माने 180 रुपए किलो तो बादाम की बर्फी नहीं मिलती। बादाम की बर्फी से महंगी चॉकलेट बिकती है जिसमें जहर मिलाया हुआ है निकिल और क्रोमियम का। माने जहर जो है बादाम से महंगा बिकता है और हम कहते विकास हुआ है। ये अजीब परिभाषाएं हैं हमारे विकास में। और दोस्तों, सच मायने में कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है इस देश का। और ये विनाश जानते हैं कैसा हुआ? आप एक बाजू में देखते हो, राजीव भाई को पूछोगे कि राजीव भाई सीएलओ कार दौड़ती है, मारुति दौड़ती है, 5 स्टार होटल बन गए, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, इतनी चमक दमक हो गई है बंबई में, केंटकी फ्राइड चिकन आ गया, मैकडॉवेल आ गया, तो क्या ये सब बेवकूफी है? और मैं आपको यही कहने आया हूं कि ये जो कुछ आप देखते हैं ये सब उधार का विकास है। कर्जा लिया है और उस पर से ये हुआ, और ये कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा। और कर्जा चुकाने की औकात अब भारत सरकार की खत्म हो गई है। जानते हैं क्या होता है? हर साल भारत सरकार पिछला कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेती है। इस साल क्या स्थिति है? 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है। कर्ज चुकाने की तो बात छोड़ दी। और इस देश के बजट की हालत देखिए कि विकास का माने क्या। भारत सरकार के नेशनल बजट में जो एक साल का करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का, 2 लाख करोड़ के नेशनल बजट में 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता। बजट का 1/3 60,000 करोड़ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता है और 54,000 करोड़ देश का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। माने देश में सच में विकास करने के लिए 54,000 करोड़ खर्च होता है और उस विकास को करने के लिए जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में 60,000 है। और तालियां बजाते हैं कि देश का विकास हुआ। और क्या होता है? जिस दिन भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज मिल जाता, उस दिन हिंदुस्तान के सारे बड़े अखबारों में, माफ करेंगे 2 अखबार वाले यहां बैठे, सारे बड़े अखबारों में मोटी मोटी हेडलाइन कि एड इंडिया कंसोर्टियम से $5.6 बिलियन मिलने जा रहा है, $10 बिलियन मिलने जा रहा है, $15 बिलियन मिलने। माने ये नेशनल न्यूज बनती है। जो शर्म की बात है हमारे लिए वो नेशनल न्यूज बनती है। मीडिया में बैठे हुए लोगों के दिमाग का विकास भी इतना हो गया कि जिस पर संपादकीय आने चाहिए थे शर्म के कि इस देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन की खबरें छपती हैं। और अखबारों में खबरें छपती हैं वो तो एक बाजू में, पार्लियामेंट में ताली बजा बजा के स्वागत होता है कि आज हमको विदेशी कर्ज मिल गया, स्वागत होता है। और जानते हैं इस सरकार का चरित्र क्या? इस सरकार ने बेगर्स एक्ट बनाया, आपको मालूम? भिखारियों का कानून। और भिखारियों का कानून क्या है? दिल्ली में है, यहां महाराष्ट्र में भी, कई प्रदेशों में लागू है। उसमें क्या है? अगर कोई भिखारी 10 पैसे की भीख मांगे, 50 पैसे की भीख मांगे, 1 रुपए की भीख मांगे तो पुलिस वाला बंद कर देगा पकड़। ये बेगर्स एक्ट कहता है। तो माने 10 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए की भीख अगर कोई मांगता है तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। और ये $5 अरब की भीख मांग कर लाते हैं, तालियां बजा बजा के स्वागत करते हैं पार्लियामेंट। इनको पकड़ के जेल में बंद नहीं करते। जरा पूछिए कि 50 पैसे की जो भीख मांग रहा है बेचारा, वो गरीब आदमी है, उसको तो पकड़ के तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे। और जो $5 अरब की भीख मांग के ला रहा है उसको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड देते हैं। ये इस देश की कम नसीबी। और ये सारा का सारा विदेशी कर्जे के आधार पर तामझाम जो खड़ा किया है। जानते हैं जिन जिन देशों ने दुनिया में विदेशी कर्ज के आधार पर अपना विकास किया है वो सारे देश दिवालिये हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। और आपको सुनना हो तो मैक्सिको की कहानी सुनिए, सुननी हो तो ब्राजील की कहानी सुनिए, सुननी हो तो कोस्टारिका की कहानी सुनिए, कोलंबिया की कहानी सुनिए, इथियोपिया की कहानी सुनिए, सोमालिया की कहानी सुनिए। जानते हैं इथियोपिया और सोमालिया में क्या हुआ? उस देश के पास इतनी नेशनल प्रॉपर्टी होते हुए भी वो देश भूखमरी के कगार पर। क्यों? सारी की सारी नेशनल प्रॉपर्टी इथियोपिया और सोमालिया की अमेरिका की कंपनियों के कब्जे में चली गई। क्यों चली गई है? सोमालिया की और इथियोपिया की सरकारों ने 10 साल पहले इसी विकास का रास्ता पकड़ा था, विदेशी कर्ज लो और विकास करो। कर्ज लेते लेते 10 साल के बाद यह हालत हो गई है कि आज अगर इथियोपिया अपनी पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेच दे तो विदेशी कर्ज नहीं चुक सकता। यह हालत हो गई। सोमालिया अगर अपनी पूरी संपत्ति बेच दे तो उनके ऊपर जितना विदेशी कर्ज हो गया वो चुक नहीं सकता। तो इन देशों ने जो रास्ता पकड़ा था उधार लेकर विकास करने का, वही रास्ता हमने पकड़ा। और जानते हैं धीरे धीरे हमारी हालत भी वही हो रही है। अगर भारत सरकार की नेट इनकम का हिसाब में लगाऊं तो जितनी कुल आमदनी है वो कुल आमदनी का करीब 60% विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता।
भारत सरकार की कुल आमदनी 1,10,000 करोड़ की है और 60,000 करोड़ रुपया खर्च करती है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। ये चल रहा है इस देश में। और बजट बनता कैसे? अभी आ रहा है बजट, वो बनता कैसे है उसको समझ लीजिए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च हुआ। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में खर्च होता और उस 20,000 करोड़ के बाद लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपया पेंशन देने में खर्च होता। उसके बाद भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का बजट है वो 20-22 हजार करोड़ का उसमें चला जाता और उसके बाद जो कुछ बचा है वो सब नॉन प्लैन्ड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। प्लैन्ड एक्सपेंडिचर से कई गुना ज्यादा नॉन प्लैन्ड एक्सपेंडिचर है, माने जहां सच में पैसा लगना चाहिए वहां पैसा लगता नहीं है और जहां पैसा नहीं लगना चाहिए, कम होना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और वो बराबर घाटा चलता रहता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? या तो नोट छापते हैं और नोट छापने से काम नहीं चलता है तो हिंदुस्तान की सरकार फिर विदेशों से कर्ज लेके आती है।